एक्सेलेंस जो है ना, शायद वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम सभी लोगों के लाइफ में। और हम बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करते हैं कि हम चाहते हैं कि कोई से सडनली 1 करोड़ की नौकरी मिल जाए, पूरी दुनिया जान जाए, मेरे पास फरारी आ जाए। लाइफ ऐसे फंक्शन करती नहीं है। यू हैव टू टेक माइक्रो स्टेप्स। मेडिटेशन में अजीब अजीब तरह के एक्सपीरियंस हुए कि कहीं से पता चला ब्लू लाइट निकल रही है, कहीं कुछ गर्म हो रहा है बॉडी के अंदर, कुछ ठंडा हो रहा है। आई नेवर हैड एनी सच एक्सपीरियंस बिफोर। लोग कह रहे थे सबको सब कुछ पता है, यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, योग, ध्यान, चक्रा, बैलेंसिंग, हीलिंग। बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जिन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है और सब कुछ पता है। तो मैं उनसे बातें करता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे तो इतना कुछ पता नहीं है। फिर मैं उनकी लाइफ के बारे में देखता हूँ और मैं उनकी लाइफ देखता हूँ क्या कि दे नो एवरीथिंग बट दे आर बैडली स्टक, क्योंकि वो स्पेस नहीं है उनके आसपास। दूसरा, अगर आपको नॉलेज हो जाता है तो कई बार आपके लिए बहुत घातक हो जाता है। क्योंकि आपको लगना शुरू होता है, अरे मुझे तो सब कुछ पता है। मुझे लगता है कि आपको पता होना किसी काम का नहीं है। पता होने से कुछ नहीं होता, जीना रिजल्ट खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे इस शो में, जिसका नाम है मेरी कलम। आज जो हम किताब लेने जा रहे हैं उसका नाम है बाय द फ्लोइंग रिवर और इसके लेखक हैं विवेक सिंह जी। विवेक जी पेशे से एक लाइफ कोच हैं। आइए जानते हैं विवेक जी से कि किस तरह से हम अपनी लाइफ के चैलेंजेस को डील कर सकते हैं। और नमस्कार विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। विवेक जी, आपसे बातचीत हो रही थी हमारी और आपने बताया कि आप बिहार से आए, दिल्ली में आए। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि मतलब क्या मोटिवेशन था, कैसे आप लोग ये डिसाइड करते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी जानती हूँ। तो मैंने क्या मोटिवेशन होता है? जब मैं पढ़ाई कर रहा था बिहार में तो उस समय बहुत ज़्यादा व्यवस्था वहाँ नहीं थी हायर एजुकेशन के लिए, एंड स्कूल में दंगे फसाद बहुत होते थे। तो मेरा एस्पिरेशन था कि कुछ अच्छा कर लो और फैमिली अफोर्ड कर सकती थी। आई थिंक दैट वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो एक बार ऐसे ही किचन में मेरी और मेरी माँ की बात चल रही थी और मेरी माँ बोल रही थी कि जाकर क्या करोगे, और मेरे मामा हैं वो भी वहाँ आए हुए थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, विवेक को जाना चाहिए दिल्ली। तो दिल्ली आने का पूरा क्रेडिट मेरे मामा को जाता है। सो ही इनकरेज्ड एंड देन आई अराइव्ड। यहाँ आ गए तो फिर अलग दुनिया थी। आई स्टिल रिमेंबर, दिल्ली में मैं रेलवे स्टेशन से उतरा पुरानी दिल्ली में, तो लाल किले के पास पहुंचा और वहाँ पर मैंने सीएलओ गाड़ी पहली बार देखी थी कि इतनी बड़ी गाड़ी सीएलओ हुआ करती थी पुराने ज़माने में। ब्लैक कलर की सीएलओ थी, उसमें एक महिला थी जो कि मोबाइल फ़ोन पर बात कर रही थी। तो आई स्टिल विविडली रिमेंबर कि सीएलओ गाड़ी, उसमें एक लेडी वो भी मोबाइल फ़ोन पर बात करती, जो पिक्चरों में देखा करते थे। वो सड़क पर देखा। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड देन इनिशियली जो भी स्ट्रगल होता है, जो भी लोग बाहर से आते हैं दिल्ली में, वो सारा स्ट्रगल हमने भी देखा। एंड देन थिंग्स गॉट बेटर एंड बेटर विद टाइम। जी, आपसे जब बात हुई थी तो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे और आप इंग्लिश बोलना नहीं जानते थे और आपने काफ़ी स्टेप्स पर रिजेक्शन भी फेस करी। तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। 12th तक मेरा हिंदी मीडियम था और वहाँ जो सीतामढ़ी से मैं हूँ तो एक बॉर्डर टाउन है, तो वहाँ पर इंग्लिश अगर आप बोलो तो लोग आपको बहुत काइंडली नहीं देखते हैं। पीपल मेक फन ऑफ यू बिकॉज ज़्यादातर लोग हिंदी ही उधर बोलते हैं। तो जब मैं आया तो मैं कंपनी सेक्रेटरीशिप में मैंने एडमिशन ले लिया हुआ था। तो सारी किताबें इंग्लिश में थी और कोशिश कर रहा था समझने की,
भले मैं हिंदी मीडियम से था बट इंग्लिश मेरी ठीक ठाक थी. इट वाज नॉट दैट बैड कि बिल्कुल ही मुझे नहीं आती थी, ऐसी बात नहीं थी. तो पढ़ना शुरू किया और शुरू शुरू में टाइम्स ऑफ इंडिया लेकर हर दिन. मेरे मामा का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, छोटे वाले मामा जो थे. तो उन्होंने मेरे को बोला कि जीआरई का एक जो वर्कबुक था उन्होंने मुझे रेकमेंड किया हुआ था. उसके बाद रेकमेंड करते थे कि तुम हर दिन एडिटोरियल सेक्शन पढ़ा करो उसमें. तो फिर मैं करता था कि एडिटोरियल सेक्शन पढ़ता था, उसमें जो वर्ड्स नहीं आते थे उनको अंडरलाइन करता था, उसको डायरी में नोट करता था पूरे सेंटेंस के साथ. और ऐसे मैंने लगभग शायद साल भर किया होगा. एंड देन आई गॉट प्रीटी गुड विथ इट. उसके बाद एटलीस्ट रिटन पार्ट ऑफ इंग्लिश वॉज टेकन केयर ऑफ. फिर बोलने में फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं था. बोलते थे तो फर्स्ट लैंग्वेज इन्फ्लुएंस आता था कि स श र ड़ ज ज़ ये सब प्रॉब्लम. जू बोलते थे मतलब जू को. तो आई स्टार्टेड गोइंग फॉर इंटरव्यूज़. मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, कंपनी सेक्रेटरीशिप में कुछ खास हो नहीं पाया. एंड आई वाज कम्प्लीटली डिसइल्यूशन कि क्या करें नहीं करें. घर वालों ने बोला कि ठीक है तुमसे ये सब कुछ हो नहीं रहा है तो तुम सरकारी नौकरी जाके ट्राई करो. सरकारी नौकरी के लिए मुझे था कि कुछ छोटा नहीं कर सकते. तो मैंने कहा देखो पढ़ाई में तो तुम इतने अच्छे हो नहीं, तो तुमको क्लास 1 नौकरी चाहिए, तो एक ही रास्ता बचता है आर्म्ड फोर्सेस का. तो मैंने CDS के लिए तैयारी करनी शुरू करी. आई ऑल्सो वेंट फॉर SSB 3 times, बट फाइनली वहाँ से मैं रिजेक्ट होके आ जाता था. अब रिजेक्ट होके आ गया, अब लगा कि अब तो CDS के भी चांसेस ख़त्म हो गए. तो मैं सोचा चलो जो नौकरी मिलती है कर लो. तो आई स्टार्टेड गोइंग फॉर कॉल सेंटर इंटरव्यूज़. और जब इंटरव्यू के लिए वहाँ जाते थे तो वहाँ पर बड़े ही स्मार्ट लोग, वेल ड्रेस्ड, वेरी रिफाइंड, वो इंटरव्यू देने के लिए आते थे. उनके सामने लगता था कि कुछ तो तुम हो ही नहीं. अब ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, जब तक तुम बात शुरू करते लोग अपनी बात ख़त्म कर लेते थे. Then I remember I would have failed some 55, 56 interviews before I got a job with Daksh. बाद में IBM ने उसको टेक ओवर कर लिया था. तो दक्ष में मैं जब गया तो उन्होंने मुझे ईमेल वाले रोल में रख दिया क्योंकि मेरी राइटिंग ठीक ठाक थी. तो मैंने टाइपिंग टेस्ट लिया, बोला कि योर टाइपिंग इज़ नॉट गुड, सो वर्क ऑन योर टाइपिंग. फिर 1 हफ्ते के बाद आ जाना, हम टाइपिंग टेस्ट दोबारा तुमसे लेंगे, तुम्हारा लेंगे. आई वर्कड ऑन इट. 1 हफ्ते के बाद I got through and then I got a job there. तो उसके बाद I was in the email thing which was not the job of my choice because I wanted to get into a job where I got an opportunity to speak. उसका दूसरा मोटिव था कि कहीं इंग्लिश सीखने के लिए जाओगे तो पैसे भी देने पड़ेंगे और इतनी अच्छी ट्रेनिंग भी नहीं होगी. कॉल सेंटर में चले गए तो फ्री की ट्रेनिंग, पैसे भी मिल रहे हैं आपको, एक्सपोजर भी मिल रहा है. तो वहाँ मैंने शायद 1 साल के आसपास काम किया होगा. उसके बाद फिर मैं वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग में जाना चाहता था. उनके पास अपॉर्चुनिटी थी. कावेरी डे करके मेरी टीम लीडर थी, तो शी ट्राइड हर लेवल बेस्ट टू अकोमोडेट, बट आई वेंट फॉर इंटरव्यू. आई कुड नॉट क्रैक इट बिकॉज आई वाज स्टिल बैड विथ माई वर्बल स्किल्स. उसके बाद फिर मैंने दूसरे जगह काम किया, वहाँ भी मैं टिक नहीं पाया बिकॉज ऑफ द कल्चरल थिंग्स. देन एक कॉल सेंटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया एंड इट बिकेम ट्रेनर ओवरनाइट. सो दे वर विलिंग टू पे मी द सेम सैलरी आई वाज ड्रॉइंग देयर. आई वाज ट्रेनिंग पीपल बट आई वाज स्टिल नॉट एट इट. तो मैं अपनी चीज़ें थोड़ी थोड़ी उनको सिखाते सिखाते मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली. एंड देन फाइनली आई गॉट बेटर विथ इट. जो लैंग्वेज स्किल में, अगर आप वर्बल स्किल में टर्निंग पॉइंट जो आया वो मेरा HSBC में आया. आई मस्ट थैंक द पर्सन हु हायर्ड मी फॉर दैट पोजीशन. शायद उनको मेरे में कमिटमेंट या कुछ तो दिखा होगा जो कि मेरे चैलेंज्ड प्रोनाउंसिएशन और उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे हायर कर लिया. तो वहाँ पर सीता एक मेरी कॉलीग थी, लेटर शी बिकेम माय मैनेजर. तो शी वेंट आई थिंक आउट ऑफ द वे टू guide, coach, mentor me. There were so many other people, but I think her contribution is unforgettable. तो उसके बाद फिर मैंने ये ब्रिटिश काउंसिल एक सर्टिफिकेशन है उनका प्रोग्राम सेल्टा करके होता है,
मैंने वो दिया, आई गॉट बी ग्रेड, दैट्स कंसिडर्ड अ गुड ग्रेड. आई थिंक आई वॉज इन ऑ विथ माई सेल्फ. आफ्टर दैट आई थिंक देयर इज बीन नो लुकिंग बैक इंग्लिश के टर्म्स में कि HSBC ने शायद मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि मैं अंग्रेजी में किसी से कहीं भी कैसे भी बात कर सकता हूँ. तो विवेक जी, HSBC से पहले की स्टोरी पर चलते हैं। आपने बताया कि आपको कुछ 50-60 बार रिजेक्शन फेस करना पड़ा। हाँ जी. तो इतने रिजेक्शन आपने, मतलब आपके पास स्ट्रेंथ कैसे आई? एक नॉर्मली इंसान कोई टूट जाता है। कोई चॉइस ही नहीं था. आपका चॉइस क्या है? उस समय मैं आज़ादपुर में रहता था. आई स्टिल रिमेंबर कि हमारे कमरे का रेंट 1100 रुपया था. मेरा रूम पार्टनर था, तो हम दोनों मिलके 500-550 रुपये महीने का दिया करते थे. सुबह में बस पकड़ो, हम्म, चले जाओ नोएडा, गुड़गांव, ऐसे जगह पर इंटरव्यूज़ हुआ करते थे जहाँ की कॉल सेंटर्स वगैरह रिमोट जगह पर होते थे, जहाँ की ऑटो नहीं जा सकता. तो किस तरह से तुम धक्के खा के वहाँ पहुँचो. पूरे पूरे दिन इंटरव्यू होता था. कई बार रात को आप 9 बजे 10 बजे इंटरव्यू ख़त्म होता था. आप भूखे प्यासे हो, कैंटीन में जाते थे तो वो चीज़ें खाते थे जो सबसे सस्ती होती थी. और उसके बाद रात को आए, पता चला कि कॉल सेंटर के जो एम्प्लॉई हो तो गाड़ी से जा रहे हैं, उनकी पिक एंड ड्रॉप सर्विस होती थी. आप क्या करोगे? आप बाहर निकले, 5 किलोमीटर तक रात को 10 बजे पैदल नहीं चल रहे हैं नोएडा में किसी रिमोट सेक्टर में. तो कोई चॉइस ही नहीं था. नहीं, पर आप अपने आप को बिल्ड तो करते हैं, आप दोबारा इंटरव्यू देने के लिए फिर खड़े होते हैं। चाहे चॉइस की बात ना हो, बट एक आपके अंदर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता क्या? मुझे लगता था हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सूनर और लेटर थिंग्स विल वर्क आउट, आई विल गेट बेटर विद टाइम. बिकॉज हम लोग वापस आते थे, मैं वापस आता था, फिर दोबारा काम करता था, देखता था अच्छा क्या कमी रह गई, स श ज ज़ र ड़ में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है. अभी आई स्टिल रिमेंबर कि किसी को ने बोला था क्या कि कैरियर ऐसा होना चाहिए. उसने बोला कि इट्स नॉट कैरियर, इट्स करियर. मैंने बोला कि अच्छा डाटा मैनेजमेंट सीखूंगा. इट्स नॉट डाटा, इट्स डेटा. तो ऐसे ऐसे लोग सिखाते गए, हम सीखते गए. एक और मेरी मेंटोर थी कुलप्रीत करके, मैं एक जी के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, आई थिंक even before HSBC. So she played a very critical role in refining my training and language skills, particularly जो verbal skills हैं. तो उन्होंने बहुत काम किया था मेरे ऊपर. तो ऐसे ही दोस्त, मेंटोर, कोचेस, टीचर्स आपको मिलते गए. उनको शायद आप में कुछ देखा, उन्होंने आपको गाइड कर दिया. आपने सिंसियरिटी से, ह्यूमिलिटी से उनके गाइडेंस को एक्सेप्ट कर लिया, और आप थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव होते गए, बेटर होते गए, बेटर होते गए. तो उसके बाद फिर चीज़ें हो गई. तो आप जो कुछ स्टूडेंट्स इस सिमिलर सिचुएशन में हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे? वो कैसे अपने आप को टूटने से बचाएं? मुझे लगता है कि एक्सेलेंस जो है ना, शायद वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम सभी लोगों के लाइफ में. और हम सभी लोग, पर्टिकुलर आप स्टूडेंट हैं, आई हैव बीन देयर, हम बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करते हैं कि हम चाहते हैं कि कोई से सडनली 1 करोड़ की नौकरी मिल जाए, पूरी दुनिया जान जाए, मेरे पास फरारी आ जाए. लाइफ ऐसे फंक्शन करती नहीं है. यू हैव टू टेक माइक्रो स्टेप्स. आज किसी ने कुछ बता दिया, टीवी पर आपने कोई न्यूज़ सुन लिया, कोई अंग्रेज़ी पिक्चर देख ली, उसमें एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, अरे मैं तो गलत प्रोनाउंस करता हूँ, इसको ऐसे प्रोनाउंस करना चाहिए. ठीक है, इम्प्रूव कर दिया, अगली बार से उसको नए तरीके से प्रोनाउंस करेंगे. अब अगर आप हर दिन अगर आपने एक वर्ड भी सीखा, तो साल के एंड में शायद आप वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीकर्स इन द वर्ल्ड बन जाएंगे. बिकॉज हमारी वोकेबलरी कितनी है, एक्टिव वोकेबलरी 1000 वर्ड से नीचे की हम सभी लोगों की. 600-700 आप जानते ही होंगे. 300 ऐड हो गया, यू बिकम आउटस्टैंडिंग विथ लैंग्वेज. तो माइक्रो स्टेप्स लेने हैं, कंसिस्टेंट स्टेप्स लेने हैं. हम सोचते हैं कि नहीं, कुछ बड़ी छलांग मारनी है, बड़ा कुछ फोड़ना है, तो मुझे लगता है कि वो लाइफ में होता नहीं है, वो काम नहीं करता है. दैट्स व्हाट आई बिलीव. छोटे 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 स्टेप्स, हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना. आई थिंक समडे
you will get there. जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप दिया आपने कि आप कदम तो बढ़ाइए आगे। हाँ जी. आप बढ़ाएंगे तो यूनिवर्स भी बढ़ाएगा कदम आपके लिए। जी, तो हम आपकी किताब पर आते हैं विवेक जी, बाय द फ्लोइंग रिवर। सो इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव कवर पेज एंड ये बताइए कि ये टाइटल का क्या स्टोरी है, बाय द फ्लोइंग रिवर, क्यों ये टाइटल, क्या इसका कोई लॉजिक? हाँ जी. हुआ क्या कि HSBC के बाद फिर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द मिडल ईस्ट. वहाँ पर एक कंपनी का लर्निंग एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग का हेड उन्होंने मुझे बना दिया. मैं 5-6 साल काम किया मैंने. उसके बाद फिर मैं इंडिया वापस आ गया और यहाँ मुझे हमेशा था क्या कि मैं जो टॉप के एग्जीक्यूटिव्स हैं ना उनको कोच करूं, कि जो वर्ल्ड के जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं, जो दुनिया को चलाते हैं, क्या मैं उनको कोई कंट्रीब्यूट कर सकता हूं. मैं उनके पास जाकर के मैं बोलूँगा मैं कोच हूँ तो मेरे से कोचिंग क्यों लेंगे, कोई वजह तो देनी होगी. इसलिए मैंने डिसाइड किया क्या कि मैं खुद पहले बिजनेस अपना एक चलाता हूँ. और इंडिया आने के बाद वी सेटअप अ कंपनी और हमने इसको चलाया. हमारा एक प्रोडक्शन हाउस था वाटर प्रोडक्शंस के नाम से. वी डिड फेयरली गुड. बट बिज़नेस में तो आपको पता है उतार चढ़ाव होता रहता है. कभी आप बहुत ज़्यादा पैसे बना लेते हो, अगले 3 महीने तक पता चला कोई क्लाइंट नहीं आया, आप सोच रहे हो कि दुकान बंद कब करनी है. तो जो भी मैंने पैसे बनाए हुए थे उधर बिज़नेस में पैसे लग रहे थे. म्यूचुअल फंड कभी बर्न हो रहा है, कभी आपका फिक्स डिपॉजिट टूट रहा है और आप चलाए जा रहे हो इस होप में कि थिंग्स विल गेट बेटर. उतार चढ़ाव के थ्रू मैं जा रहा था और मुझे पता नहीं था क्या कि जीवन कब क्या मोड़ लेगी. बहुत इनसिक्योर था मैं शायद उन दिनों. मुझे पता नहीं था क्या कि मेरे बच्चे के स्कूल की फ़ी कौन पे करेगा अगर मैंने कमाना बंद कर दिया. तो वो एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस होता है ना, कि उस तरह के सवाल आने शुरू हो गए थे मन में. मीनिंग ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, तुम जिंदा क्यों हो, इस तरह के सवाल आने शुरू हो गए थे. तुम्हारे बड़े अरमान हैं, तुमको बड़ी गाड़ी चाहिए, तुमको हज़ारों करोड़ की कंपनी खड़ी करनी है, कैसे करोगे तुम, अभी तो तुम्हारा खर्चा नहीं चल पा रहा है. आपका सोशल स्टेटस इम्पॉर्टेंट होता है, आपके नेबर्स कैसे देखते हैं, आपके फैमिली के लोग आपको कैसे देखते हैं, क्योंकि वेल्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. आपके जो जिस तरह से लोग आपको देखते हैं उसमें आपका फाइनेंशियल वेल बीइंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. और बिज़नेस उस दिनों कुछ खास नहीं चल रहा था. तो मैंने सोचा कि ठीक है, क्या कर सकते हैं, हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ मनी प्रॉब्लम. एक तो तरीका था क्या कि तुम तो अब भिखारी बन जाओ जाओ भीख मांगो, देखो कि कैसे ज़िंदगी चलती है बिना पैसे की. अब वो पढ़ाई लिखाई इतनी करी हुई है तो ईगो आपको परमिट नहीं कर रहा था क्या कि ऐसा कुछ करो. फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि बहुत सारे साधु संत हैं, वो बहुत ही सिंपल जीवन जीते हैं. तो आई वेंट ऑन अ पिलग्रिमेज. एक दिन ऐसे ही वाइफ को बोला कि मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश. शी वॉज लुकिंग स्टेयरिंग एट मी कि क्या हो गया इसको. एक कैनवस का बैग था. आई पैक द बैग. दिन भर ऑफिस किया, शाम को ISBT से बस पकड़ी, ऋषिकेश पहुंच गया. आश्रम में रहा मैं कुछ दिन. और पहले थोड़े बहुत मेडिटेशन वगैरह किए हुए थे, बट वहाँ जाने के बाद मुझे लगा कि यार क्या कमाल की ज़िंदगी है. तुम सुबह में योग कर रहे हो, तुम ध्यान कर रहे हो, तुम अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहे हो, तुम अच्छा सात्विक खाना खा रहे हो, बढ़िया आश्रम था, नीचे गंगा जी बह रही है, इतने सारे पेड़ पौधे. मेडिटेशन में अजीब अजीब तरह के एक्सपीरियंस हुए कि कहीं से पता चला ब्लू लाइट निकल रही है, कहीं कुछ गर्म हो रहा है बॉडी के अंदर, कुछ ठंडा हो रहा है. आई नेवर हैड एनी सच एक्सपीरियंस बिफोर. अ कपल ऑफ डेज इनटू द आश्रम मुझे लगा कि वाओ, मुझे लगता है मेरे बॉडी का हर एक सेल एक्टिवेट हो गया है. आई वॉज काइंड ऑफ बजिंग विथ एनर्जी. मुझे एहसास
हो रहा था कि पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। तो मुझे लगा कि यार ये तो कमाल की ज़िंदगी है। और उन दिनों आश्रम में पर डे का वो चार्ज करते थे 700 रुपये। तो मैंने कैलकुलेशन किया कि अगर मुझे अकेले आके रहना होगा तो 700 इंटू 30 21,000 रुपये। कहीं भी फैमिली भी आ जाती है, मान लो कि आश्रम में ही रहती है, आश्रम जैसे जगह पर रह लेती है, खाने पीना का भी कोई टेंशन नहीं है, वो तो सात्विक खाना बन ही रहा है उनके मेस में, आप खाना खा लो, योग करो, ध्यान करो, गंगा जी का दर्शन करो, हर दिन गंगा स्नान करो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों से बात करो। तो 50,000 रुपये में यू आर टेकन केयर ऑफ। साथ में वहाँ पर रहोगे तो शायद आपको हेल्थ इंश्योरेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाइफ इंश्योरेंस की भी चांसेस हैं कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गाड़ी की आपको ज़रूरत नहीं है, सोसाइटी का कोई मेंटेनेंस नहीं देना है। तो मुझे लगा कि आपको 50,000 चाहिए बस हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड करने के लिए। When I came back, I was sorted. I was not insecure anymore. फिर वो कुछ विजडम आया था गंगा जी से, वहाँ रह के टीचर से मिल के। आई थिंक 2016-15 के आसपास बहुत सारी फायरिंग चल रही थी। स्नैपडील ने हज़ारों लोगों को निकाला था, बहुत सारे लोग नौकरी से जा रहे थे। और अखबार पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि शायद मैं अपनी इनसिक्योरिटी को मैनेज करने का तरीका मुझे पता है। इतने सारे लोगों जिनकी नौकरी जा रही है वो तो तैयार नहीं है। मैंने तो अपनी नौकरी छोड़ी थी, फिर मैंने आके बिजनेस शुरू किया था। एटलीस्ट मुझे पता था कि क्या होने वाला है। जिनकी नौकरी जाती है उनको शायद अगले दिन पता नहीं होता कि उनका अगला दिन कैसे गुजरेगा। तो आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग फॉर देम। तो मुझे किताब लिखना सबसे आसान और इफ़ेक्टिव माध्यम लगा। मुझे लगा कि जो मेरी लर्निंग है शायद मैं उसको समराइज़ कर पाऊँ एक बुक के फॉर्म में, तो बहुत लोगों को इससे हेल्प मिल सकती है। तो आई स्टार्टेड राइटिंग अ बुक। आफ्टर आई कंप्लीटेड, किताब पब्लिश हुई, उसके बाद फिर अमेजन पर हमने इसको लिस्ट किया, स्टार्टेड क्लॉकिंग गुड नंबर्स। बहुत सारे लोग मिले जो कि दोस्त थे, कहते थे कि अच्छा मैंने टेक्स्ट बुक के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ी है, तुम्हारी किताब पढ़ी है। तो लोगों को अच्छी लगी, बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक था। और उसके बाद फिर पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट, दे स्टार्टेड शेयरिंग हाउ इट इम्पैक्टेड देयर लाइफ, हाउ इट टच्ड देम, एंड द जर्नी कंटिन्यूड। जी, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग। मतलब आप तो अपनी ही लाइफ पर एक ऑटोबायोग्राफी लिख सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आपने इतने मतलब जो पॉसिबल रिस्क्स थे मुझे लग रहा है आपने लिए, जो पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ थी आपने उनको ग्रैब किया, एंड यू ऑल्सो डेयर्ड टू थिंक बिग। हम सोचते हैं कि कोई बच्चा है, अच्छा कोई नौकरी कर ले, फटाफट से नौकरी लग जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए। उस समय में आप अपने यूथ में आप सोच रहे थे कि अच्छा नहीं, मैं तो प्राइम स्पेस पे अपना बनाऊंगा आपको, अपनी ऑफिस अपना प्राइम स्पेस पर, आपके जेब में कुछ नहीं। तो ये कहाँ से आता है आपके पास? मुझे लगता है कि इसमें मेरी माँ का बहुत कंट्रीब्यूशन है। हर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी वाज क्वाइट बिग। तो उनको था ना कि मेरा बच्चा कुछ ऐसे ही चलता फिरता रेगुलर कुछ काम नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि उनका जो एस्पिरेशन था शायद उसका कुछ ना कुछ रोल है बड़ा सोचने में। दूसरा, वो एम्पलीफाई कैसे हुआ, वो एक एन रैंड की किताब है फाउंटेन हेड। तो उसका हार्वर्ड रोर्क करके एक प्रोटैगनिस्ट है, उसकी किताब मुझे लगता है कि शायद मैंने सही समय पर पढ़ ली। तो उस किताब में ना वो आर्किटेक्ट्स के लिए मस्ट रीड है। उनको बोलते हैं क्या कि कॉलेज में जाओगे तो बोलेंगे पहले ये पढ़ो, उसके बाद फिर कोर्स करना। तो उसमें अपने पर्पस के लिए, अपने प्रिंसिपल के लिए है ना, वो बंदा दुनिया से लड़ जाता है। ही इज़ विलिंग टू पे एनी प्राइस फॉर हिज प्रिंसिपल्स। सो दैट डीपली टच्ड मी। और मैंने उस हार्वर्ड रोड की ज़िंदगी को शायद 5 साल जिया है, हर एक पल बीइंग लाइक दैट। तो उसके बाद मुझे लगा कि कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है,
आज आप अगर मेरे से पूछोगे तो शायद मैं बोलूँगा कि हो गया। आज से 10 साल पहले पूछते तो मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट अपने आप को दे देता इसके लिए। तो आई बिलीव ये डेस्टिनी थी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसमें कि मुझे मेरा कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है। जैसे मैं HSBC में था, आई गॉट अ जॉब ऑफर फ्रॉम द मिडल ईस्ट, इंटरव्यू हुआ। एक कॉलीग ने मुझे एक दिन पहले जिस टॉपिक पर हेल्प किया था, इंटरव्यू में वो सारे सवाल वही पूछ रहे थे। ठीक है, मैंने उनका सवाल बहुत अच्छे से मैंने जवाब दे दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा था हमारा, और उनका माइक म्यूट नहीं था। इंटरव्यू ख़त्म हो गया लेकिन उनका माइक ऑन था। तो मुझे इंटरव्यू का रिजल्ट उसी समय पता चल गया कि मेरे साथ क्या होने वाला है। आई हर्ड सो मेनी नाइस वर्ड्स अबाउट मी कि लड़का बहुत ही कॉम्पिटेंट लग रहा है, इसको कुछ बड़ा रोल देते हैं, इस तरह की बात मैंने सुनी। नेक्स्ट डे आई वॉज ड्रॉइंग, नेक्स्ट मंथ आई वॉज ड्रॉइंग 4 times माई लास्ट ऑन सैलरी, दैट टू टैक्स फ्री। उसमें मैं क्या कंट्रीब्यूशन अपने आप को, क्या क्रेडिट दूं अपने आप को उसके लिए? बस हो गया। आई थिंक ईश्वर चाहते थे, हो गया। इसमें आपका प्रोटैगनिस्ट है सिद्धार्थ, हाँ जी। जिसको सिड भी बोलते हैं। आपने ये नाम क्यों चुना? गौतम बुद्ध का एक जीवन रहा था। मुझे लगा कि शायद हम सभी लोगों के अंदर एक गौतम बुद्ध है, और आजकल गौतम बुद्ध इज़ अ फिनोमिनन जो कि पूरी दुनिया में सभी को पता है। तो शायद वो एक था, और मुझे बहुत साथ में एक रिलेटेबल नाम चाहिए था मुझे लगा कि एक बहुत ही एक कॉमन रिलेटेबल नाम है, साथ के साथ गौतम बुद्ध के साथ उसका कनेक्शन था। तो दैट मेड इट परफेक्ट नेम फॉर द प्रोटैगनिस्ट। जी, ये प्रोटैगनिस्ट जो है ये आपका मैरिड है, और ये भी एक प्राइवेट सेक्टर फर्म में जॉब कर रहा है। हाँ जी। और एक वो टर्न आता है जबकि उसको अपनी बहुत जॉब इनसिक्योरिटी हो रही होती है, और वो जो लेडी उसके साथ फ़ोन पर बात कर रही है वो बोलती है कि हाँ तुम हमें मेल कर देना, ठीक है, यू जस्ट मेल इट टू अस। मुझे ये बहुत चिलिंग लगा, ये जो आपने जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया ना, ओके फाइन, यू जस्ट मेल। माने ऐसा मुझे लगा कि आपने ये भी एक प्रोजेक्ट किया है कि वर्क स्पेस में एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग नहीं है, फेलो फीलिंग नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है। ओके, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर फीलिंग है, बट इतना कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन, एंड यू जस्ट वांट टू बिकम बेटर देन द अदर्स। या औरों की बचे ना बचे, आपकी नौकरी बच जाए। कोविड टाइम में तो बहुत हुआ था कि आप बच जाएं किसी तरह से। करेक्ट। तो इसको आप थोड़ा डिकोड कीजिए। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक इंसान है, और हम इनहेरेंटली हम सभी लोग बहुत अच्छे हैं। हमारी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। तो आप अगर जॉब में हो, और अगर आप HR में हो, और आपको फायर करना है किसी को, तो हाउ कैन यू फायर समबडी पोलाइटली? ओके, It will मतलब आपके हिसाब से it will कोई complicate the process. ओके, पर्टिकुलरली जो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो पोर्टफोलियो मैनेजर था, बड़ा आदमी था, उसके नीचे टीम काम करती थी, बड़ी टीम काम करती थी, राइट? उसको अगर आप, he also had authority and say in business, right? So sometimes you just have to say it straight. Even if she would have said nicely, that would not have made any difference. Meaning तो ही था ना कि तुम्हारी नौकरी जा रही है भाई, तो अपना रास्ता देखो कुछ और अपने लिए। और टिपिकली HR का जॉब मैंने देखा है कि मैंने HR में काम भी किया हुआ है, तो बहुत सेंसिटिव होता है कि इट्स मैनेजमेंट हैज़ टेकन अ डिसीजन, द गाय हु डिसाइडेड दैट यू विल बी फायर्ड, ही इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग इट टू यू। कोई और कम्युनिकेट कर रहा है। अब जो कम्युनिकेट कर रहा है उसके अपने बैगेज हैं, उसके अपने लाइफ के चैलेंजेस हैं, उसकी अपनी इनसिक्योरिटी है। अगर वो कम्युनिकेट नहीं करेगा, हो सकता है उस व्यक्ति को आज 20 लोगों को कम्युनिकेट करना हो, तो इट जस्ट बिकम्स बिजनेस एज यूजुअल। कि आप जैसे आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, उस तरह से यू आर फायर्ड। तो मुझे लगा कि जो हम कहते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर कट थ्रोट है, सब कुछ है,
कट थ्रोट कहानी है, पॉलिटिक्स से ज़्यादा कट थ्रोट क्या है राइट। आप जो सब्ज़ी बेचने वाला है वहाँ देखो क्या कंपटीशन है। आप सब्ज़ी लेने के लिए जाते हो, 20 आपको बुला रहे होते हैं, मैडम इधर आइए, ये सब्ज़ी लीजिए, ये टमाटर लीजिए, ये आलू लीजिए, ये प्याज लीजिए। लाइफ इज़ कट थ्रोट, हर जगह कट थ्रोट है। कॉर्पोरेट सेक्टर चूँकि हम लोगों को पिक्चरों में दिखाया जाता है तो ऐसा इंप्रेशन है कि लोग वहाँ इस तरह के होते हैं। जैसे आपके फैमिली में लोग हैं, जैसे आपके नेबरहुड में लोग हैं, वैसे ही लोग कंपनी में भी हैं। आई बीन लकी टू मीट मेनी ऑफ देम जो कि एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन बींग्स हैं। देयर सो मच ऑफ कंपैशन, लव फॉर मी। मेरी लाइफ में जो कोई कनेक्शन नहीं था, सिर्फ प्रोफेशनल एक आपका रिलेशनशिप है, वर्किंग रिलेशनशिप है, वहाँ पर उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके मुझे हेल्प किया। मेरे वेल बीइंग के बारे में इतना सोचा, मुझे गाइड किया, कोच किया, सपोर्ट किया। आई हैव नेवर गिवन एनीथिंग बैक टू देम। अगर शायद मैं उनको देखता हूँ तो मेरे आसपास के जो लोग हैं, मे बी दे डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एज मच टू मी। तो वहाँ भी हर तरह के लोग हैं। कई बार आपको करना होता है ऐसे, बिकॉज यू फील दैट्स द सिंपलेस्ट एंड ईजिएस्ट वे टू डू दैट। इफ यू टॉक नाइसली यू विल एंड अप वेस्टिंग मे बी अनदर 2 hours एंड यू हैव 20 more people to call or 100 more people to call. पता नहीं, मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि आप किसी को ब्लो दे रहे हो, एटलीस्ट आप कुशन कर सकते हो। या कुशन करने का ऑफ कोर्स किताब है तो थोड़ा सा उसमें ड्रामा भी है। रियल लाइफ में शायद इतना स्ट्रेट नहीं होता है। अच्छा, या थैंक गॉड। तो अगर आप रियल लाइफ में जाएंगे, इट्स नॉट वेरी कॉमन व्हाट यू हैव सीन इन द बुक। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता है, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। आपको नोटिस पीरियड दे देंगे, आपको पहले थोड़ा सा हिंट दे देंगे। कई बार लोगों को निकालने के पहले उसको पर्सनल इम्प्रूवमेंट प्लान पर डालते हैं, उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे देते हैं, उनको कई बार कोच करवा देते हैं। कंपनीज के अपने, हर कंपनी का अपना प्रोसेस है, उसको वो फॉलो करते हैं। तो ये चूँकि फिक्शन है तो थोड़ा सा एक्साइटिंग और क्या कहते हैं उसको, ड्रामा आपको इंगेज रखता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा भी होता है कॉर्पोरेट में। शायद वैसे केसेस बहुत कम होंगे, 1-8% वैसे केसेस होंगे। जी, तो आपका प्रोटैगनिस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है लाइफ में, और उसको ऑल ऑफ अ सडन ही इज टोल्ड कि अब तुम्हारा हो गया, एंड वो डिसाइड करता है कि वो ऋषिकेश जाएगा। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली इस जंक्चर पे कि ऋषिकेश पहुंच गए, लेकिन उनको लगा कि ये तो एक स्पिरिचुअल सुपर मार्केट हो गई जैसे। हाँ जी। तो ये मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपका पॉइंट लगा। आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ? जब मैं ऋषिकेश पहुंचा तो काफ़ी सालों के बाद मैं आया था, और जैसे ही बस स्टैंड से निकला, अभी आप जाओगे तो आपको बड़े बड़े बोर्ड मिलेंगे, गूगल रिव्यूज़ हैं योगा टीचर्स के, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं। हर बंदे ने अपने नाम के आगे आनंद वगैरह कुछ ऐसा लगा लिया हुआ है ताकि योगी टाइप का साउंड करे। तो ऋषिकेश जो योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, तो वहाँ पर सब कुछ इंटरनेशनल लेवल से होता है। तो वहाँ जो मार्केटिंग का सिस्टम भी है अमेरिकन है। चूँकि दुनिया के लोग आते हैं योगा सीखने के लिए, वो लोग गूगल रिव्यू देख कर आते हैं, यूट्यूब के वीडियोस देख कर आते हैं। वहाँ जो रह रहे हैं वो भी ढूंढ रहे होते हैं, तो उनके अपने अलग एस्पिरेशंस हैं। अब से चाइनीज़ आते हैं, जापानीज़, पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं। तो आपको हर लैंग्वेज के पोस्टर्स मिल जाएंगे। कुछ लोग मिल जाएंगे जो कि उस देश में जाके उन्होंने योगा सिखाया हुआ है या कुछ रिट्रीट कराया हुआ है। तो इट केटर्स टू सर्टेन सेगमेंट। दूसरा जो अध्यात्म का जो डेफिनेशन हमारे देश में है और जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है, वो दोनों अलग है। फास्ट फूड हो गया। हाँ हाँ, वो दैट्स फास्ट फूड स्पिरिचुअलिटी। करेक्ट। तो उनको है कि 1 2 3 4 चाहिए। उनको शायद इस तरह की आप वेग लैंग्वेज में बातें करो, उनको समझ में नहीं आती। उनकी लाइफ बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, प्रोसेस ओरिएंटेड है सब कुछ। कंट्री बिल्कुल एक लीग पर चलती है। हमारे यहाँ क्या है कि
सब कुछ है, अपने हिसाब से देश चल रहा है, किसी को पता नहीं है कि भारत में क्या हो रहा है, कौन चला रहा है, किसको चला रहा है, कौन कब किसको चलाएगा. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड वी लिव इन. तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए तो आपको उनकी तरह कम्युनिकेट करना होगा. नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. वो मेरा एक पर्सपेक्टिव था. अब मैं देखता हूँ तो शायद वो एक इमेच्योर पर्सपेक्टिव था. अब मैं देखता हूँ तो शायद मुझे लगता है कि नहीं, ठीक ही कर रहे हैं, क्योंकि दैट्स हाउ पीपल वुड कम टू यू. अब जो आपको नहीं जानता है, आपको कैसे समझेगा कि आप सही व्यक्ति हो? तो आपको ऑनलाइन जाके चेक करेगा, आपका गूगल रिव्यू चेक करेगा, आपका टेस्टिमोनियल देखेगा वो यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर या कहीं पर. ऑफ कोर्स दुनिया बदल गई है. जब मैंने किताब लिखी थी तो शायद हम लोग इतने वर्चुअल नहीं हुए थे. तो मुझे लगता है कि अब शायद मुझे लगता है कि ठीक है, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. बट उस समय मुझे लगा था कि मे बी इट्स अनफेयर. बट अगर कोई गोरा आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है या जर्मनी से आ रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि अच्छा योगी कौन है, कौन मुझे सिखा पाएगा? दूसरा सर्टिफिकेशन की बात है. तो अब योग विदेश गया, अब उन्होंने एक सर्टिफिकेशन बना दिया है. वो सर्टिफिकेशन आप कंप्लीट करोगे, आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकर आप चले जाओ कहीं भी वेस्टर्न वर्ल्ड में या इवन ऑस्ट्रेलिया, इधर आ जाओ. तो होता है क्या कि आपको जॉब्स मिल सकते हैं, आप अपना योगा स्टूडियो खोल सकते हो, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी है. तो मुझे कहूँगा शायद मेरा बचपना था कि मैंने उसको उस आपका तरीके से बचपना नहीं था, आई थिंक सो. ये हर इंसान को लगता है कि बहुत मटेरियलिज्म बहुत हो गया है. इवन स्पिरिचुअलिटी में भी मटेरियलिज्म ने एंटर कर लिया हाँ है. जी. तो कहीं ना कहीं है भी, ये सच है भी. बट लोग भी तो वैसे ही हो गए ना. हमारी दुनिया भी तो वैसी ही हो गई है. आपको योग भी करना है, फरारी भी चलानी है, राइट? आपको 25 करोड़ के बंगले में भी रहना है और आपको कोई इंटरनेशनल बड़ा कोई ब्रांड भी पहनना है. तो दैट्स हाउ द लाइफ इज. मुझे लगता है क्या कि जैसे लोग होते हैं वैसे उनको रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं. लोगों को शिकायत होती है पॉलिटिशियन ऐसा है, एमएलए काम नहीं करता है. तुम क्या करते हो देश के लिए? व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर आप कैंपेन चला देते हो. Change.org पर आपने एक कैंपेन लॉन्च कर दिया, आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ कर दिया है, राइट? क्या कर रहे हो आप? आप जैसे हो वैसे ही आपको योगा टीचर मिल जाएंगे, राइट? आप अगर अरमानी गुची पहनते हो, शनैल, इस तरह के कोई बड़े ब्रांड पहनते हो, तो आपको योगा टीचर भी उसी लेवल का चाहिए. क्योंकि आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि आपका तो ईगो है ना. आप बड़े आदमी हो, आपके पास 10,000 करोड़ आपका नेटवर्थ है, 100 करोड़ के बंगले में रहते हो, 10 करोड़ की गाड़ी पर चलते हो, राइट? तो आपको लगना चाहिए मेरा तो लेवल ये है, ये योगा टीचर ये क्या क्या मुझे सिखाएगा ये. अगर मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ, मेरे बैंक में 10,000 करोड़ हैं, मैं 10 करोड़ की गाड़ी चलाता हूँ, 100 करोड़ के घर में रहता हूँ, तो मुझे योगा टीचर भी उसी तरह का चाहिए. मुझे मेरा गुरु भी उसी लेवल का चाहिए, क्योंकि मेरा अपना ईगो है. मैं कहूँगा ये कुर्ता पजामा पहनने वाला बंदा मुझे क्या सिखाएगा? आई वॉन्ट समबडी ऑफ माई लेवल, हार्वर्ड एजुकेटेड और IIM वाला गुरु चाहिए मुझे, जो कि इंग्लिश बोलता हो, अच्छे कपड़े पहनता हो, शाम को एक आध पेग वेग भी ले लेता हो, मेरे लाइफस्टाइल को मैच करने वाला चाहिए. तो आई फील इट्स ओके. जैसा सीकर वैसा टीचर. तो जिसको वो चाहिए उसको वो भी मिल रहा है. अगर आप बहुत सिंसियर सीकर हो तो आपको वैसे भी लोग मिल जाएंगे. वो शायद आपको गूगल करके नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको परिश्रम ज़्यादा करना होगा. आपको शायद 2-4 चक्कर लगाने पड़ेंगे, 3-4 तीर्थ स्थानों पर जाना पड़ेगा. आप अगर या आपको यूट्यूब भी देखना होगा. यूट्यूब देखना होगा, इंस्टाग्राम पर जाना होगा, या और आपके अंदर से भाव आएगा. मे बी शायद कहीं से कोई नज़र आ जाए, आपको क्या पता आपके लिए कौन सही है. तो जैसा टीचर सीकर वैसा टीचर. यस, राइट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जो हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं. तो अगर आप किसी ऐसे गुरु को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको बाद में पता चलता है फ्रॉड था, तो यू नीड टू लुक विद इन. कई बार क्या कि आप फ्रॉड कर रहे हो दिन रात. कोई गुरु आपको मिल जाता है, आपको अरे ये मेरा डैडी निकल गया.
तो आपकी इसमें बुक में जब आप जो प्रोटैगनिस्ट है वो घर छोड़कर जाता है तो उसकी वाइफ बड़ी बिविल्डर्ड होती है कि अरे ये तुम क्यों घर छोड़ के जा रहे हो टाइप्स। तो घर छोड़ने की क्या ज़रूरत होती है? आई मीन कैन यू नॉट फाइंड पीस एंड हैप्पीनेस जहाँ पे आप रहते हैं? क्या आपको वहीं पर शांति नहीं मिल सकती? बहुत अच्छा सवाल है ये। मुझे लगता है कि कई बार आपको ना जूम आउट करने की ज़रूरत होती है लाइफ में। तो जो लाइफ आपका रूटीन लाइफ है, सुबह में आपने ब्रेकफास्ट किया, फैमिली के साथ चाय पिया, ऑफिस निकल गए, काम किया, शाम को आए, टीवी देखा आपने, क्रिकेट मैच देख लिया, पिक्चर देख कर आ गए, गोलगप्पे खा कर आ गए। तो आपका एक डिफाइंड लाइफ है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो उसमें आप है ना, व्हेन यू आर इन द ग्राउंड यू कैनॉट सी हाउ द प्ले इज हैपनिंग। तो आपको ऑब्जर्वर बनने के लिए अपने आप को आपको दूर ले जाना होगा। आपको दर्शक दीर्घा में जाना पड़ेगा या टीवी पर देखना पड़ेगा कि गेम में क्या हो रहा है। तो कई बार लाइफ में मुझे लगता है कि उसकी आवश्यकता पड़ती है कि आप अगर गेम में कुछ समय के एक्टिवली लिए। इंगेज्ड हो तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो उसके लिए आपको एक शांति की ज़रूरत होती है, साइलेंस की ज़रूरत होती है, आपको जूम आउट करने की ज़रूरत होती है। तो वो कर लो आप। आपने सॉर्ट कर लिया, आपके डॉट्स कनेक्ट हो गए, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल रूटीन है उसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज के बारे में सोचना है, आपका नेबर क्या सोचता है, आपकी फैमिली क्या सोचती है, आपके इन लॉज क्या सोचते हैं, आपकी वाइफ के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके हस्बैंड के क्या एस्पिरेशंस हैं। ऑल ऑफ देम इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो वहाँ पर आप सोचोगे क्या कि एक चीज़ पर फोकस करके हम उसको समझ लें, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, शायद बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा उसको समझने में। कई बार आपके हो सकता है कि सालों निकल जाएं। तो जब आप सॉलिट्यूड में जाते हो, जब आप किसी रिट्रीट में जाते हो, तो वो जो कई बार साल का या दशकों का जो पीरियड होता है वो शॉर्टन होके वो फिर डेज़ का हो जाता है। हो सकता है कि घंटों का हो जाए या फिर हफ्तों का हो जाए। तो यू फास्ट ट्रैक योर सेल्फ इन सिग्निफिकेंट वे। जी मुझे आपसे ये जब मैंने सवाल पूछा तो मुझे गौतम बुद्ध की याद आई। सो गौतम बुद्ध जब चले गए थे, आपको मालूम ही है, हाँ जी। तो जब वापस आए तो उनसे उनकी वाइफ यशोधरा ने पूछा कि क्या जो तुमने वहाँ पाया यहाँ पर नहीं पा सकते थे? तो शायद मेरा क्वेश्चन यशोधरा का ही क्वेश्चन था इन मेनी सेंसेस, एक मतलब एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। तो माने ये कि आप ग्रो आप कर सकते हैं, जहाँ पर आप ग्रो कर सकते हैं, और जूम आउट भी आप क्या आप मेंटली नहीं कर सकते? मतलब फिजिकली ही सिर्फ क्यों? हाँ, क्योंकि आप जाते हो, अभी आपको कुछ भी काम करने के लिए, कंप्लीट फोकस करने के लिए आपको वो एटमॉस्फेयर चाहिए। आपके पास फ़ोन नहीं है, आपका खाना पीना उस तरीके का नहीं है, आपकी आबो हवा उस तरीके की नहीं है। आप ऑफिस में बैठ के स्टेल एयर कंडीशनिंग में बैठ के पूरी लाइट वाइट चमक दमक के साथ हिप हॉप चल रहा है, वहाँ पर आप मेडिटेशन करने की कोशिश करोगे, डिफ़िकल्ट है। वही अगर जाके किसी आश्रम में जाते हो जहाँ की साइलेंस लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, सामने नदी बह रही है, चारों तरफ पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, बंदर हैं, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, उस तरह के कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, सात्विक भोजन मिल रहा है, वही काम जो हाँ महीनों में नहीं हो सकता, हाँ वो शायद घंटों में हो जाएगा यहाँ पर। तो दैट इज़ अ फास्ट, इफ़ यू वांट टू फास्ट ट्रैक इट देन दैट्स द वे। अगर आप चाहोगे कि ऐसे, कई बार तो मुझे लगता है कि शायद आपका नॉर्मल रूटीन लाइफ में वो कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप बहुत मेहनत करते रहोगे, जिस तरह से आपकी जीवनचर्या चल रही है, आप चलाते रहोगे तो मे बी शायद कभी नहीं हो पाए। क्योंकि लाइफ में स्पेस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कुछ भी होने के लिए आपके जीवन में स्पेस की ज़रूरत होती है, कि वो जगह होना चाहिए।
अब आप सोचोगे कि यहाँ पर ताजमहल खड़ा कर दो, नहीं कर सकते आप। इस कमरे के अंदर स्टूडियो में तो ताजमहल नहीं हो सकता, उसके लिए आपको बड़ी जगह चाहिए। तो वो स्पेस जब वो आ जाता है तो चीज़ें बहुत ही नेचुरली और आसानी से हो जाती है। यहाँ पर हम एक रेप्लिका बना सकते हैं, हम प्रिटेंड कर सकते हैं कि ताजमहल हो गया है, शायद हम वीडियो से शूट कर सकते हैं, बट जो ताजमहल के सामने जाकर जो आपको ऑ फील होता है वो आप नहीं कर पाओगे। जी। हालांकि मैं आपसे डिसएग्री करती हूँ इस पॉइंट पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल स्पेस भी हम क्रिएट कर सकते हैं अगर फिजिकल नहीं कर पा रहे। आप देखिए, अब है क्या कि आप अगर 100 की स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते तो 60 पे चला लीजिए। चला रहे हैं पर गुड इनफ। 60 पर भी नहीं चला सकते, 20 पर चला लीजिए। कार आपके पास नहीं तो साइकिल चला लीजिए, साइकिल भी नहीं तो दौड़ लीजिए, दौड़ भी नहीं सकते तो तेज चल लीजिए, तेज भी नहीं चल सकते वॉक कर लीजिए। लेकिन है क्या कि अगर आपको फरारी वाला रिजल्ट चाहिए, फरारी के स्पीड से आपको अपना गोल अचीव करना है, तो वो वॉक करके नहीं कर सकते आपको इक्विप करना पड़ेगा अपने आप को, चाहे वो स्पेस के टर्म्स में हो या रिसोर्सेज के टर्म्स में हो। मान लो कि आपको जैसे कि अमेरिका का प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है, आप साधु हो, चले जाओ लड़ लो इलेक्शन, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपको फंडिंग चाहिए, इतने सारे लोग चाहिए जो कि आपको सपोर्ट करने वाले हों, आपके ऊपर पैसा लगाने वाले लोग चाहिए, तभी आप उतना बड़ा कुछ कर पाओगे। इसका मतलब जहाँ तक शांति की बात है, उसके लिए भी आपको डिपेंड करता है क्या कि बहुत सारे लोग, हम लोग, मुझे लगता है क्या कि एक प्रिटेंशन में जी रहे होते हैं। कई बार आजकल मेरी लोगों से बात होती है तो लोग कह रहे थे सबको सब कुछ पता है, यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, योग, ध्यान, मेडिटेशन, चक्रा, बैलेंसिंग, हीलिंग, पता नहीं, मुझे लगता है शायद यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन We are living in information age इन्फॉर्मेशन actually. एज में हम Yes. जी रहे हैं, तो बहुत ही इन्फॉर्मेशन है, किताबें हैं, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जिन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, उनको सब कुछ पता है। जब मैं उनसे बातें करता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे तो इतना कुछ पता नहीं है। फिर मैं उनकी लाइफ के बारे में देखता हूँ और मैं उनकी लाइफ देखता हूँ क्या कि दे नो एवरीथिंग बट दे आर बैडली स्टक, दे आर नॉट एबल टू ब्रेक थ्रू। वो निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? पता तो सब कुछ है, क्योंकि वो स्पेस नहीं है उनके आसपास। दूसरा, अगर आपको नॉलेज हो जाता है तो कई बार आपके लिए बहुत घातक हो जाता है, क्योंकि आपको लगना शुरू होता है अरे मुझे तो सब कुछ पता है। मुझे लगता है कि आपको पता होना किसी काम का नहीं है, पता होने से कुछ नहीं होता है। हाँ, रिजल्ट आना, हाँ, आपको उसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके अपने हिसाब से वैल्यू निकालना है। अब हम सभी लोग इंस्पायर्ड होते हैं एक दूसरे को देखकर, कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। किसी के पास पड़ोस में बड़ी गाड़ी आ गई, किसी ने बड़ा घर ले लिया, फार्म हाउस ले लिया, तो इच्छा होती है कि हमारी भी आ जाए। अब वो क्लैरिटी नहीं है कि किसको क्या चाहिए, आपके लिए क्या उपयुक्त है। सबसे पहली बात कि आपका ऑप्टिमल लाइफ क्या है, ये आपको पता ही नहीं है। किसी ने सिखाया नहीं, स्कूल में सिखाते नहीं, मम्मी पापा को भी पता नहीं, वो बेचारे अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, उनको खुद पता नहीं है, राइट। तो अब आपको ऑप्टिमल लाइफ कैसे पता चलेगी? तो कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में, हम सभी लोगों का अपना धर्म है, आपका स्वधर्म है, पता करो। तो ये था विवेक जी के साथ बातचीत का पहला भाग। हमने जाना विवेक जी से किस तरह से हम लाइफ के चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह से हम मोटिवेटेड रह सकते हैं। अगर आप ये एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, लव एंड लाइट।